हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक के। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा एंड काफ़ी चीज़ें आज हम रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स? PDI, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ये अभी रिलीज किया गया ड्यूरिंग अ नेशनल वर्कशॉप जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ पर लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में भी पूछा जाए तो कहाँ पर? विज्ञान भवन में। ठीक है। फिर जो मेन, जैसा नेम सजेस्ट करता है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, तो मतलब हम यहाँ बात करेंगे पंचायत की, पंचायत को डेवलप करने की, मतलब जो रूरल एरियाज हैं उनको डेवलप करने की, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, टेक्नोलॉजी को लाने की। एंड जो अपकमिंग हम देख रहे हैं, जैसे आजकल, क्योंकि हम जानते हैं जो फार्मिंग भी होती है वो मोस्टली आपकी कहाँ पर होती है? रूरल एरियाज में होती है। तो वहाँ पर भी हम देखेंगे नई नई डिवाइसेस, जैसे IoT डिवाइसेस, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग का यूज़, देन ड्रोन्स का यूज़। करेक्ट। इससे क्या है, हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। तो सिमिलरली याद रखेंगे, PDI क्या था? पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आपका लॉन्च किया गया था कपिल मोरेश्वर पाटिल जी के द्वारा फॉर द, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एंड ही रिलीज द रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बी आ जाता है। इस PDI रिपोर्ट के अंडर 144 लोकल टारगेट्स, 577 लोकल इंडिकेटर्स एंड 688 डाटा पॉइंट्स की बात की गई ऑन 9 थीम्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल ठीक है। सी पर आ जाते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है, ऑन अ पायलट बेसिस डाटा फ्रॉम 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट्स में महाराष्ट्र की ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी रहेंगी आपकी? वो है पुणे, संगली, सतारा एंड सोलापुर। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र की ये डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी भी ठीक आता आपका। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स? TCS की बात की जा रही है, इसमें से बताना है कौन सा हमारा गलत है। अगर तो पहले ये देख ले कौन सा ठीक है। जैसे अगर हमें याद हो
तो पहले हमें बोला गया था कि जब अगर आप बाहर जाके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं ना तो आपका कुछ % टैक्स लगेगा, लेकिन फिर बोला गया कि 7 लाख रुपए तक का अगर आप कोई ट्रैवल जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, टूर एंड ट्रैवल पैकेज लिया आपने, 7 लाख रुपए पर इंडिविजुअल तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर आपका 0.5% का यहाँ पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अगर यहीं पे देखें ऑप्शंस कौन से ठीक हैं, तो पहला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस दैट देयर विल बी नो चेंज इन द रेट ऑफ टीसीएस फॉर ऑल पर्पसेस अंडर एलआरएस एंड फॉर ओवरसीज ट्रैवल टूर पैकेजेस रिगार्डलेस ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट फॉर अमाउंट ऑफ अप टू 7 लाख रुपीज पर इंडिविजुअल पर एनम। तो ऑप्शन ए ठीक। बी, बियॉन्ड 7 लाख रुपीज थ्रेशोल्ड TCS shall be 0.5% for remittance for education financed by education loan and 5% for education or medical treatment and 20% for others। तो ऑप्शन बी भी ठीक आ जाता है। लेकिन अगर सी ऑप्शन देखें, द चेंज इन द TCS रेट्स विच वर सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1st of December। नहीं, दे विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1st of October। राइट, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया, लेकिन हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट डाटा रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फिजिकल ईयर 23 जो कि जून में रिलीज किया गया, विच स्टेट हैज बिकेम इंडियाज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड इन फिजिकल ईयर 23 विद द एक्सपोर्ट वर्थ ऑफ $5.37 बिलियन। तो सबसे पहले याद रखेंगे तमिलनाडु ने, या फिर तमिलनाडु अब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई है कौन सी स्टेट, वो है तमिलनाडु। अगर हम इनका डाटा देखें तो इन्होंने 3 टाइम्स अपना एक्सपोर्ट कर लिया है पिछले 1-2 सालों में। राइट, पहले अगर एक साल में अगर हम बात करें फिजिकल ईयर 2022 की, तो 1.86 बिलियन का इन्होंने एक्सपोर्ट किया था, लेकिन यहीं अगर हम फिजिकल ईयर 23 की बात करें तो ये एक्सपोर्ट बढ़ के $5.37 बिलियन का हो गया। तो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट देखा है ऑफ तमिलनाडु इंक्रीज होते हुए। तमिलनाडु ने किसको रिप्लेस किया, या फिर इससे पहले कौन टॉप पे रहता था, यूपी पहले टॉप पे रहता था, लेकिन अब तमिलनाडु ने यूपी को रिप्लेस कर दिया है टू बी ऑन द टॉप पोजीशन फॉर द मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और ऐसा पहली बार हुआ कि तमिलनाडु ने यूपी को रिप्लेस कर दिया। पहले क्या था, अब तमिलनाडु, फिर यूपी, कर्नाटका। करेक्ट, ऐसे अब पोजीशन है आपकी। नेक्स्ट, हमें बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइट प्रोग्राम जो कि जून में अनाउंस किया गया था। ये साइट प्रोग्राम क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। हमारी बात इस प्रोजेक्ट से हम अगर देखें, साइट अगर कहीं पे भी आ जाता है तो आपको याद रखना है ये हाइड्रोजन प्रोग्राम है। राइट, हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। इंडिया में हम हाइड्रोजन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट हो, हम क्लीन फ्यूल पे शिफ्ट होना चाहते हैं बेसिकली। राइट, एंड हाइड्रोजन जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन आता है ये वन ऑफ द क्लीन फ्यूल है। इसी से रिलेटेड अगर आपको याद हो, जींद हरियाणा से पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन रन की जाएगी, एंड ये ट्रेन जो होगी फर्स्ट टाइम इंडिया में रन होगी जो कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन होगी। और इसी के लिए एक हाइड्रोजन पावर्ड स्टेशन, एक हाइड्रोजन पावर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप किया गया है जो कि जींद के पास ही रहेगा, इस रेलवे स्टेशन के पास ही रहेगा। करेक्ट, फिर ये जो आपका साइट प्रोग्राम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, एंड इसके 2 कंपोनेंट रहेंगे, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 आ जाता है इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, एंड कंपोनेंट 2 आ जाता है इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो जाता हमारा। बी देखते हैं, कंपोनेंट 1 के लिए 4,440 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स फॉर फिजिकल ईयर 26 टू फिजिकल ईयर 2030। और जो कंपोनेंट 2 है उसके लिए 13,050 करोड़ अलोकेट किए गए हैं फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो कि है 2026 से 2030 तक। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी भी ठीक। तीसरे पे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने इंप्लीमेंट किया साइट प्रोग्राम इन टाई अप विद IREDA। नहीं, तो ये IREDA के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च नहीं किया था, याद रखेंगे, इन्होंने SCCI के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी साइट प्रोग्राम की, जो कि एक ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम है इंडिया का। फिर इसी के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस
कहाँ पे हेडक्वार्टर है? गुरुग्राम हरियाणा में। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following points are correct with respect to Ask Private Wealth Huron India Future Unicorn Index 2023 जो कि रिलीज की गई ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो अगर हम इसी में बात करें तो सबसे पहले तो याद रखना है इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं स्लो होता हुआ दिख रहा है। फिर जो 2022 में हमने जितने स्टार्टअप्स देखे थे, हमने 24 यूनिकॉर्न देखे थे जो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने थे, राइट, 2022 में। लेकिन वहीं पर अगर अब हम 2023 में देखें तो सिर्फ 3 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न बने हैं। करेक्ट। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 बिल्कुल वही कह रहा है कि 24 स्टार्टअप ऐसे थे 2022 में जो यूनिकॉर्न बने और 2023 में सिर्फ 3 स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि यूनिकॉर्न बने। दूसरा आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया इन 2023 इज 83 एंड देयर वर 51 गैजल्स, 96 चीतास एंड अगेंस्ट 84 यूनिकॉर्न्स, 51 गैजल्स एंड 71 चीतास इन 2022। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर ठीक है। तीसरा कह रहा है मुंबई महाराष्ट्र कंटिन्यूज टू बी द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बाय बीइंग होम टू 53 प्रोबेबल यूनिकॉर्न्स। तो बिल्कुल भी नहीं। किसको कहते हैं हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? वो है बैंगलोर कर्नाटका। तो बैंगलोर कर्नाटका कंटिन्यू टू बी द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बाय बीइंग होम टू 53 प्रोबेबल यूनिकॉर्न्स। ठीक है। चलिए देखो एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे, ये जो आस्क प्राइवेट वेल्थ ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स है ना, इस पर्टिकुलर लिस्ट में फीचर होने के लिए किसी भी स्टार्टअप को इंडिया में $200 मिलियन का मार्क क्रॉस करना है। $1 बिलियन का तो आ जाता है आपका यूनिकॉर्न बनने के लिए, राइट। लेकिन अगर आस्क प्राइवेट वेल्थ ह्यूरन इंडिया में फीचर होना उन्हें तो उन्हें $200 मिलियन का मार्क टच करना होगा, जो कि रफली होता है 1650 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन होनी चाहिए उस स्टार्टअप की। नेक्स्ट, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने अभी इंडस्ट्री का पहला डिजिटल पेमेंट लॉन्च किया वाया व्हाट्सएप एंड यूपीआई। तो व्हाट्सएप एंड यूपीआई से मिलके पहला इंडस्ट्री का पहला डिजिटल पेमेंट लॉन्च करने वाली कंपनी कौन बन गई है? वो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे हैसल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने की बात की गई एंड जो कस्टमर्स हैं उनको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। जहाँ पर जब हम बात करें, देखो आज की जनरेशन में क्या है, जो कि टैक्स सेवी लोग हैं ना वो तो ईजिली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन टैक्स सेवी हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। तो उनके लिए भी ये प्रोसेस ईजी हो सके एंड वो इस फीचर को ईजिली यूज़ कर सके, ऐसा इस फीचर को बनाया गया है। करेक्ट। तो ये रहेगी आपकी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट इज बैक्ड बाय टाटा ग्रुप। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द इंडिया ग्लोबल फोरम यूनाइटेड किंगडम स्पेशल अवार्ड, जो कि है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है एट द 5th एनुअल यूके इंडिया अवार्ड्स? वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम एक काफ़ी फेमस बॉक्सर है, राइट, एंड इन्हीं को अभी सम्मानित किया गया है विद द ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से एट द 5th एनुअल यूके इंडिया अवार्ड्स, राइट। एंड इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया फ्रॉम द इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके, जो कि हैं विक्रम दोराईस्वामी, राइट। एंड इनकी जो जर्नी है बॉक्सिंग में फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, उसकी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था, राइट। एंड ये जो इवेंट है जहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था ये है इंडिया ग्लोबल फोरम। ये आपका यूके इंडिया वीक 2023 में हुआ, जो कि 26 से लेकर 30 जून के बीच में हुआ था, ठीक है, इंडिया ग्लोबल फोरम। नेक्स्ट, इंडियन मेंस कबड्डी टीम, इन्होंने किस कबड्डी टीम को हरा दिया इन द फाइनल टू विन द 9th एडिशन ऑफ द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप? तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली इंडियन मैन कबड्डी टीम ने ईरान की कबड्डी टीम को हरा दिया फाइनल में एंड उन्होंने 9th एडिशन ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे। ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई थी? लोकेशन ये साउथ कोरिया में हुई थी, ठीक है। एंड इट वाज इंडियाज 8th गोल्ड मेडल इन द 9th एडिशन ऑफ एशिया चैंपियनशिप एंड ईरान वन द गोल्ड मेडल इन द एशियन चैंपियनशिप 2003। और इंडिया ने, याद रखना, टू विन द 9th एडिशन ऑफ एशियन चैंपियनशिप एंड तो 9th एडिशन है तो इससे पहले कितनी बार जीत चुकी होगी इंडिया? 8 बार। कब कब? 1980 में,
1988 में, 2000 में, 2001 में और 2003 में अभी हमने बात की कौन जीता था, ईरान जीता था। फिर 2002 में इंडिया ने जीता, 2005 में इंडिया ने जीता, 2017 में इंडिया ने जीता और अब 2023 में भी इंडिया ने इस इवेंट को जीत लिया है, राइट। चलिए, एंड ये कौन सी थी, 9th एडिशन थी और 8 बार इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी जीत चुका है और एक बार किसने जीता है, ईरान ने। ठीक है, तो 9 बार ये एडिशन हुए हैं जिसमें से 8 बार कौन जीत चुका है, इंडिया, और 2023 में इंडिया ने 8वीं बार जीता और एक बार किसने जीता, ईरान ने। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मडगांव शिप बिल्डर्स या मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ, और ये किस लिए था, MRLC के लिए, जो कि है मीडियम रिफ्ट विद लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ द इंडियन नेवल शिप डैश, इंडियन नेवल शिप संकुश के लिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मडगांव शिप बिल्डर्स, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के लिए, राइट, के साथ। और जो कॉस्ट रहेगी इस कॉन्ट्रैक्ट की वो है 2725 करोड़ रुपीज़। एंड द डिलीवरी ऑफ दिस MRLC ये कब होगी, इसकी डिलीवरी डेट है वो है आपकी 2026। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट INS संकुश, जो कि एक सबमरीन है दैट बिलोंग्स टू SSK क्लास, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिनोवेशन पे जाएगी एंड लाइफ सर्टिफिकेशन एट द मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसकी फैसिलिटी जो कि कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पर इसका कंप्लीट रिनोवेशन होगा। अगर INS संकुश की बात करें तो इसकी जो स्पीड रहती है ये है 22 नॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की पहली डोमेस्टिक रेगुलेटेड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट रहेगी। ये स्कीम अनाउंस की गई थी अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 में। ये जो स्कीम है ये ड्राफ्ट की गई है किसके द्वारा, BEE के द्वारा। BEE क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। ठीक, फिर इसकी बात करें, इसमें से बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाइड द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम टू डेवलप इंडिया का पहला डोमेस्टिक रेगुलेटेड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट, तो ऑप्शन ए तो ठीक है। बी देखते हैं, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 इट एंटेल्स द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जो कि एक टेक्निकल कमेटी है, एंड एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एज द कार्बन मार्केट रेगुलेटर। तो बिल्कुल सही, ये भी ठीक है, BEE के द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया, ये भी याद रखेंगे। तीसरा आ जाता है द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जो कि फॉर्म की गई थी इसके लिए, इज ऑफ 10 मेंबर्स। नहीं, ये याद रखेंगे, ये 20 से 22 मेंबर की आपकी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी सेटअप की गई है, जो कि हेड की जाएगी लीला नंदन जी के द्वारा। क्या ये लीला नंदन जी के द्वारा है, बिल्कुल भी नहीं। ये किसके द्वारा हेड की जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कौन है, श्री पंकज अग्रवाल जी। ठीक है, श्री पंकज अग्रवाल जी के द्वारा ये हेड की जाएगी, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, ये 20 से 22 मेंबर की नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, करेक्ट। और ये किसके लिए सेटअप की गई है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लिए। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट ऑफ ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट KAPP3, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट पावर का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर रहेगा, जो कि इसने अपना ऑपरेशन कमेंस किया, कहाँ से, इसने अपना ऑपरेशन कमेंस किया या फिर ये किस स्टेट में लोकेटेड रहेगा, गुजरात में रहेगा, करेक्ट। ककरापर प्रोजेक्ट ये 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिसोर्स रिएक्टर है एंड इसने अपना कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया गुजरात में। याद रखना ये डेवलप किसके द्वारा किया, और ऐसे 2 और प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं KAPP4, ठीक है, और इसके अलावा KAPS1 KAPS2 भी ऑटो अवेलेबल है, जो कि है ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक, और इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये डेवलप किसके द्वारा किए गए हैं या फिर ये बिल्ट बाय होम, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके द्वारा, NPCIL के द्वारा डेवलप किए गए हैं, जो कि है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू 17th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज किया गया, यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इंडिया 126 पोजीशन पे आ जाता है, राइट। एंड आइसलैंड इन्होंने
फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। एंड याद रखेंगे 2008 से लगातार आइसलैंड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर रहा है इन दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि IEP के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ भूटान की 17th पोजीशन, मालदीव की 23rd पोजीशन, नेपाल की 79th पोजीशन, चाइना की 80 पोजीशन, बांग्लादेश की 88, श्रीलंका की 107, म्यांमार 145, पाकिस्तान 146। तो ये कुछ आपकी रैंक्स हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली ग्रांटेड $1.5 billion टू एक्सेलरेट इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी resources. Which is that organization? It is your World Bank, right? They have granted $1.5 billion to accelerate the India's डेवलपमेंट टुवर्ड्स लो कार्बन एनर्जी रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? लो कार्बन एनर्जी रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे फ्यूल्स की हम बात करें, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम बात करें और उसमें हम ट्रांजिशन करें इंडिया का, जो कि लो कार्बन एमिट करते हैं ऑन देयर बर्निंग। मतलब जैसे बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन, राइट? ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो वाटर वेपर रिलीज होता है और हीट रिलीज होती है थोड़ी बहुत, करेक्ट? तो ये हमारा क्या है, इससे कोई भी कार्बन हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्यूल है एंड फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी हम इसे कह सकते हैं फॉर द वर्ल्ड। इंडिया के लिए तो है ही, क्योंकि हमने देखा हाइड्रोजन अभी कितनी जगह पे यूज़ हो रहा है, करेक्ट? तो अगर इसी की बात करें तो ये जो अमाउंट है $1.5 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्रांट किया गया, ये हमारा यूज़ होगा इन अचीविंग द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बाय 2030। मतलब 2030 तक हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जनरेट करना है, उसका ये टारगेट है। उसके लिए हम इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये प्रोवाइड करेगा अ लोन ऑफ अप टू 1.44 बिलियन एंड इसी के साथ साथ 1 बिलियन का बैकस्टॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ताकि इंडिया में जो भी क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग है, और क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग में ही आ जाता है आपका ये कार्बन रिलेशन और आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ट्रांजिशन। क्योंकि क्लाइमेट चेंज कैसे होगा? जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम यूज़ करना बंद करेंगे, ठीक है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये $1.5 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे हम 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। एंड कब ऑब्जर्व, क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि 1949 में 1 जुलाई को आपका ICAI बना था। अब ये ICAI क्या है? ICAI है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है? एंड इसी को ऑनर करने के लिए हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। एंड इस साल 2023 में 75th एनिवर्सरी थी आपकी ICAI की। यहीं पे थीम भी याद रखेंगे, एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस। आई रिपीट, एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस यहाँ पे आपकी थीम रहेगी, ठीक? फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ऑन दिस डे टू कमेमोरेट 75th ईयर ऑफ एनिवर्सरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे नया सिलेबस भी लॉन्च किया गया ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है? और ये जो नया सिलेबस होगा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि 3rd नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस पर आधारित रहेगा, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम मिस कर देगी वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप को फॉर द फर्स्ट टाइम इन 48 ईयर्स, बिकॉज ये क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और इसकी जगह किन्होंने क्वालिफाई कर लिया है? स्कॉटलैंड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पता होना चाहिए टू ऑल द क्रिकेट लवर्स कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम, जो एक टाइम पे अपनी बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी, ड्वेन ब्रावो, पोलार्ड, ऐसे ऐसे काफ़ी बढ़िया क्रिकेटर आप देखेंगे इनकी टीम में हैं, लेकिन स्टिल इस बार ये वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 48 ईयर्स। और इनकी जगह किन्होंने क्वालिफाई कर लिया है? वो है स्कॉटलैंड ने। नेक्स्ट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन लॉयर हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गेम एम्बेसडर फॉर 2023-24 बाय द मिनिस्टर फॉर कम्युनिटी स्पोर्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया, रॉस स्पेंस।
तो कौन है वो जो अम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं अभी गेम अम्बेसडर, वो है मौलिना अस्थाना, राइट। ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन लॉयर है एंड फाउंडर ऑफ द मल्टी कल्चरल वीमेन इन स्पोर्ट। मौलिना अस्थाना, इनको नेम किया गया है एज द गेम अम्बेसडर फॉर 2023-24 बाय द मिनिस्टर फॉर कम्युनिटी स्पोर्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया, ठीक है। एंड इनका क्या एम रहेगा यहाँ पे, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहेंगी, इंस्पिरेशन रहेंगी एंड ये हेल्प करेगी ताकि ड्राइव अ चेंज फॉर द वीमेन इन एंड गर्ल्स इन स्पोर्ट्स, मतलब गर्ल्स और वीमेन का जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन रहता है उसमें इनको एंकरेज करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स एंड वीमेन स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें, इसीलिए इनका एक ये रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इनके द्वारा नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को ये लॉन्च किया गया। ये मिशन बेसिकली क्या, अगर मैं अनीमिया की बात करूं, अनीमिया कैसे होता है आपका, अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन कहाँ पर मिलेगा आपका, हीमोग्लोबिन में मिलता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है, ब्लड में होता है। ब्लड में क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की कमी से भी आपका क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, राइट। एंड स्पेसिफिकली जो आपकी प्रेग्नेंट वीमेंस होती है ना, उनमें आप देखेंगे ड्यू टू द लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर ड्यू टू द कमी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, आप देखेंगे जो वीमेन है उनमें वो ज़्यादा शिकार हो जाती हैं अनीमिया की, राइट। तो अभी एक नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया गया। किस स्टेट में लॉन्च किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। एंड यहाँ पे टारगेट कौन सा ईयर रहेगा टू एलिमिनेट एनीमिया फ्रॉम इंडिया, तो वो है 2047, राइट। तो 2047 टारगेट रहेगा इंडिया का कि हमें एनीमिया को एलिमिनेट करना है इंडिया से। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो कार्ड थे वो लॉन्च किए गए थे। इस कार्ड के अंदर कुछ 3.57 बेनिफिशियरीज आते हैं एंड इसी के साथ साथ अमोंग कुछ 1 करोड़ कार्ड्स अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा चुके हैं टू द बेनिफिशियरीज ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ताकि एक नेवल गैलरी सेटअप की जा सके एट द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। और ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आपका किधर रहेगा, ये आपका है गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। तो मैं बताऊं, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक टाइप किया गया। इन्होंने एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर क्या होगा, अभी एक नेवल गैलरी सेटअप करने की बात की गई। और ये गैलरी कहाँ पर होगी, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। और ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किधर है, ये आपका गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। बेसिक आप तो हम कहें तो इसको ये क्या है, एक तरीके का म्यूजियम रहेगा जहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी नेवी है, नेवल गैलरी है, तो नेवीज की अलग अलग यूनिफॉर्म्स, उनकी स्टोरीज के बारे में, राइट, उनके पुराने शिप्स के पार्ट्स, उनकी टेक्नोलॉजी के पार्ट्स यहाँ पर शोकेस किए जाएंगे ताकि लोगों में भी जागरूकता बढ़ाई जा सके, करेक्ट। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया, तो वो है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिपीट, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूएबल टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, 2019 का ये अपडेट है। इस रिपोर्ट को WHO के द्वारा रिलीज किया गया और इसमें बताया ड्यू टू अनसेफ हाइजीन, सैनिटेशन अच्छा ना होना, राइट, हाइजीन अच्छा ना होना, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड ना होना, जो पानी मिलना वो ख़राब होना, इसकी वजह से जो बच्चों की डेथ हुई है अंडर द एज ऑफ 5 years ऑफ एज वो कुछ 3,95,000 है, करेक्ट। ये जो वॉश है ना यहाँ पे, ये है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो WHO के द्वारा बताया गया ड्यू टू दिस अनसेफ वॉश ऑलमोस्ट 3,75,000 बच्चे ऐसे हैं अंडर द एज ऑफ 5 years ऑफ एज जिनकी डेथ हो गई है। अगर इसी में अगर हम डाटा को आगे देखें तो 2,73,000 लोग बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई डायरिया से।
1,12,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई ड्यू टू अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, राइट। एंड नॉट जस्ट ये इंडिया की, पूरे ग्लोब की बात की जा रही है। एंड हम जानते ही हैं कि जो फूड के साथ साथ आप वाटर की भी आप देख सकते हैं कितनी कमी है। एंड प्रॉपर वाटर लोगों को एक टाइम का भी प्रॉपर आप देखिएगा नहाने को भी नहीं मिलता है, साफ पानी, नहाना तो छोड़िए, प्रॉपर साफ पानी पीने को भी नहीं मिलता है, राइट। इतनी वर्स्ट सिचुएशन में रहते हैं कुछ लोग, तो उनको ही यहाँ पे डाटा रिलीज किया गया और ये WHO के द्वारा बताया गया ये डाटा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अपने पानी को ना कंजर्व करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पानी को आप वेस्ट कर रहे हैं ऐसे लीनियंटली समझ के, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाता है नेम द बैंक, जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया NESL के साथ। NESL क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, और इन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट वेव, जो कि है वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो कौन सा बैंक रहेगा ये? वो है आपका इंडियन बैंक, ठीक है। इन्होंने NESL के साथ टाई अप किया एंड इन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट वेव को, और वेव क्या है? वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। आजकल हम जानते हैं सब कुछ आपका आर्टिफिशियल रियलिटी पे बेस्ड होता जा रहा है। हम देख रहे हैं आपका वर्चुअल वर्ड्स भी आ रही हैं, जैसे अगर हम बात करें मेटावर्स लॉन्च किया गया, राइट। तो ये क्या है? ये आपका वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर लोग अपनी मीटिंग्स ले सकते हैं, खेलने के लिए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ GTA, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो अगर 5 देखेंगे, जो भी GTA के वर्जन हो, तो ये क्या गेम थे? ये सारे आपके गेम्स थे। अब बताया जा रहा है कि आने वाला जो GTA 6 आएगा उसमें तो इवन आप रियल मनी से प्ले करेंगे, जो भी पैसा आप उसमें अर्न करेंगे वो आप कैश आउट भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। मेटावर्स भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो वर्चुअल रियलिटी है ना, आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी पे सारी चीज़ें बेस्ड रहेंगी। एंड अब तो आपके हेडसेट्स भी एप्पल के द्वारा लॉन्च कर दिए गए, जिससे आप उनको पहन के अपना वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मेटावर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, करेक्ट। तो याद रखना ये इंडियन बैंक है जिन्होंने NESL के साथ मिलकर अभी प्रोजेक्ट वेव को लॉन्च किया। नेक्स्ट आ जाते हैं अक्षर रिवर क्रूज। अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया अक्षर रिवर क्रूज। ये रिवर क्रूज आपका कौन सी रिवर पर रहेगा? साबरमती रिवर पर रहेगा, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। इसका मेन एम क्या रहेगा? ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा देना, राइट। इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करने इसको आएंगे। एंड याद रखना ये इंडिया का पहला पैसेंजर कैटामरन बिल्ड किया गया, जो कि इंडिया में ही बिल्ड किया गया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। तो इंडिया का पहला रिवर क्रूज या फिर इंडिया का पहला पैसेंजर कैटामरन जो कि इंडिया के अंडर ही बिल्ड किया गया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और इसको बनाने में कुछ 15 करोड़ रुपए लगे हैं, करेक्ट। एंड ये ट्रैवल एंड टूरिज्म पर्पज के लिए लॉन्च किया गया साबरमती रिवर में, अहमदाबाद, गुजरात में। एक चीज़ और, इस जो रिवर क्रूज की जो कैपेसिटी रहेगी वो 165 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डैश बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू रीच अ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ $3 ट्रिलियन, और वो है एप्पल इनकॉर्पोरेशन, राइट। यही आपकी कंपनी है जो आपके आईफोन्स बनाती है, आईपैड बनाती है, आई मैक्स बनाती है, राइट। एंड इसी कंपनी ने अभी $3 ट्रिलियन का अभी एक वैल्यूएशन अचीव किया है। एंड ये पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने $3 ट्रिलियन के टाटा को अचीव किया। एंड आप जानते हैं रीज़न बीइंग क्या है, क्यों इनके जो आईफोन है वो वर्ल्ड में कितने ज़्यादा फेमस हैं, एंड ये बिल्कुल स्टेटस सिंबल है। एंड इसीलिए जो वैल्यू है एप्पल की, अभी आप देखेंगे $3 ट्रिलियन को इन्होंने क्रॉस किया फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, खर्ची पूजा इज ऑल्सो द फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? खर्ची पूजा सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट। एंड दिस खर्ची पूजा इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 8th डे ऑफ द न्यू मून इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट। ये इस साल 2023 की बात करें तो 26 जून को ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था एंड इट एंडेड ऑन द 2nd ऑफ जुलाई, करेक्ट। एंड ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है खर्ची पूजा? ये त्रिपुरा के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट,
Which among the following are correct with respect to the steps taken by the Ministry of Communications in July 2023? तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं? पहला देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इनके द्वारा भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया टू प्रोपेल इंडियाज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन द टेलीकॉम सेक्टर। राइट, तो भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया अभी, तो बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए तो ठीक कह रहे हैं। ये क्या है कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल अलायंस को, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ावा देना। और हम जानते हैं 5G पे जो स्पीड में कितना डिफरेंस आया 5th जनरेशन से, तो 6G में तो और ज़्यादा आपकी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड की जाएगी एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी ओपन हो जाती हैं। क्योंकि मेटावर्स जब हमारा लॉन्च होगा, जब आप देखेंगे आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी, आपका ऑगमेंटेड रियलिटी लॉन्च होंगी, तो उसमें आपको बहुत सारा डाटा कंज्यूम करना पड़ेगा, बहुत सारी हैवी स्पीड की ज़रूरत होगी। इसीलिए हमारी ये 5th जनरेशन 6th जनरेशन हम यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, फ्रेमवर्क सेटअप कर रहे हैं कि जब हमारी ये चीज़ें लॉन्च हों तो हमारा पहले से ही प्रॉपर एक हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर काम आए। राइट, सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। अ ग्रांट ऑफ 240.51 करोड़ रुपीज अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसको अलोकेट किया गया टू सपोर्ट द एडवांसमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी यूज अंडर द 6G THZ टेस्ट बेड विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मल्टीप्लेक्सिंग द एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन बी भी ठीक। सी आ जाते हैं। अ टोटल ऑफ 48 करोड़ रुपीज ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू 66 स्टार्टअप्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। 48 करोड़ रुपीस का ग्रांट प्रोवाइड किया गया था टू 66 स्टार्टअप्स। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद रस अल खामिया इकोनॉमिक जोन, जो कि UAE का है, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख सके हम इन द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ UAE एंड इंडिया। तो पूछा जा रहा है इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी रस अल खामिया इकोनॉमिक जोन, जो कि UAE का ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ टाई अप किया ताकि फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डेवलपमेंट देख सकें। तो वो रहेगा आपका इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। राइट, तो ICFA इन्होंने, ये इंडिया का है, इन्होंने टाई अप किया RAKEZ के साथ, जो कि कहाँ पर है, UAE का रहेगा। करेक्ट। और ये रीज़न क्या था यहाँ पर, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, जो फूड सेक्टर है, उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें एक दूसरे के साथ। राइट, एंड जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ हम आगे बढ़ सकें। और हम जानते ही हैं कि इंडिया और UAE के बीच में ट्रेड रिलेशंस कितने हैं। एंड अगर आप जानते हो UAE, दुबई UAE में जो सबसे ज़्यादा FDI देखने को मिलता है वो कहाँ से देखने को मिलता है, वो इंडिया से ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया एग्जीबिशन ऑन द बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज एट दर्शनम गैलरी ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली में। तो ये अभी एग्जीबिशन था बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर, जो कि किनके द्वारा अभी इनॉग्रेट किया गया, तो मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, जो कि दर्शनम गैलरी पे हुआ, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। राइट, इस एग्जीबिशन में जो G20 मेंबर नेशंस हैं उनके बैंक नोट्स को शोकेस किया गया, पहली चीज़। दूसरी आ जाती है यहाँ पर आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट को यहाँ पर रिलीज़ किया गया। राइट, तो दोनों चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, एक कि बैंक नोट्स ऑफ G20 मेंबर नेशंस को यहाँ पे डिस्कस किया, दिखाया गया, एग्जीबिशन में शोकेस किया गया, एंड यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड कल्चरल साइट्स की लिस्ट को यहाँ पे भी शोकेस किया गया। फिर हम जानते हैं G20 की बात करें तो G20 की जो प्रेसिडेंसी 2023 के लिए इंडिया के पास है। थीम क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। और इंडिया के बाद 2024 में जो प्रेसिडेंसी रहेगी वो किसके पास आ जाएगी, वो है ब्राज़ील के पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करेंगे। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 2024 की G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी, वो है ब्राज़ील के पास। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ट्रेड इन सर्विस फॉर डेवलपमेंट फॉस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, ये पब्लिश की गई जॉइंटली बाय वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड टूरिज्म और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा बताया गया कि जो ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज है ना, उसका जो शेयर है इंडिया का, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स।
अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट की, तो 2005 में जो इंडिया का ग्लोबल शेयर था ना, वो सिर्फ आपका 2% था। अब 2022 में अगर हम ये डाटा देखें तो ये बढ़ के 4.4% हो गया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। यहीं पर अगर मैं चाइना की बात करूं, ये तो इंडिया की बात हो गई, राइट। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का जो शेयर 2005 में था वो था ऑलमोस्ट 3% का, और ये अब 2022 में बढ़कर हो गया 5.4% का ग्लोबल शेयर चाइना के पास है फॉर द कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट। और ये डाटा किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक एंड WTO के द्वारा रिलीज किया गया। तो यहाँ पूछा गया कि इंडिया का शेयर 4.4 हो गया 2022 में, जो कि 2% था कब, 2015 में। अगर मैं WTO की बात करूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगी, वो है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला। एंड वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, जो कि 14th प्रेसिडेंट है, वो है अजय बंगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू HDFC बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पर देखें, HDFC इन्वेस्टमेंट एंड HDFC होल्डिंग दे हैव बीन अमालगेटेड विद एंड इनटू HDFC लिमिटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2023। तो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक। और इससे जो HDFC बैंक है ना, ये आपका वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया, याद रखेंगे। Then HDFC Limited merged with HDFC Bank Limited. With this, HDFC Bank is set to become the world's 4th most valuable bank based on the market capitalization and emerge as the second biggest company in India. तो ऑप्शन बी भी ठीक है। तीसरा आ जाता है दीपक पारेख, ये एस्टीम चेयरपर्सन है HDFC के, और इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट कर दिया ऑफ रिटायरमेंट। तो बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी भी आपका ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III एंड क्वीन कैमिला, इन्होंने प्रेजेंट किया प्रेस्टिजियस एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड टू इंडियन कंजर्वेशनिस्ट एट द 2023 एनिमल बॉल, जो कि लैनचेस्टर हाउस में हुआ, लंदन UK में, राइट। अगर हम इसी की बात करें तो कौन है डायरेक्टर ऑफ द एलिफेंट विस्परर्स, वो है आपकी कार्तिकी गोंजाल्वेस, ये डायरेक्टर है एलिफेंट विस्परर्स की, और इन्होंने रिसीव किया है तारा अवार्ड, वाइल द रियल एलिफेंट कलेक्टिव TREC ग्रुप, इनको ऑनर किया गया मार्क शैंड अवार्ड से। आई रिपीट, कार्तिकी गोंजाल्वेस, इनको जो डायरेक्टर हैं द एलिफेंट विस्परर्स की, इन्होंने रिसीव किया तारा अवार्ड, एंड जो TREC ग्रुप है, जो कि है द रियल एलिफेंट कलेक्टिव ग्रुप, इनको ऑनर किया गया मार्क शैंड अवार्ड से। तो करेक्ट ऑप्शन यहां बनता है ऑप्शन 3, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, और एक चीज और, ये जो TREC है ना आपका, द रियल एलिफेंट कलेक्टिव ग्रुप, ये आपका वर्क कर रहा है नीलगिरी हिल्स में, जो कि तमिलनाडु में है। वहाँ की इंडिजीनियस जो कम्युनिटीज होती हैं, लोकल कम्युनिटीज होती हैं, उनके साथ मिलके एलिफेंट प्रोटेक्शन का ये काम करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड अमंग द 2023 एनुअल लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। तो याद रखेंगे, जो एक लौते इंडियन इस लिस्ट में आए हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वो हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड इनका नाम रहेगा अजय बंगा। याद रखेंगे, ओनली इंडियन जिनको लिस्ट किया गया अमंग द लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स, वो रहेंगे अजय बंगा। अजय बंगा की बात करें तो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2016 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, राइट। एंड अभी 2023 में ये क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बन गए वर्ल्ड बैंक के। मूविंग ऑन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी लॉन्च किया एक नया वेब पोर्टल इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर फाइलिंग 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है कि जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं ना, वो एक अच्छे से इलेक्शन हो जाए, बिना किसी चीटिंग के इलेक्शन हो जाए, करप्शन फ्री इलेक्शन हो। एंड इलेक्शन में ना कुछ गाइडलाइंस होती है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ना एक फिक्स्ड अमाउंट तक मनी स्पेंड कर सकती हैं, उससे ज़्यादा वो पैसा खर्च नहीं कर सकती। लाइक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दे कैन नॉट स्पेंड ऑन इलेक्शन। दो इंडिया में किया जाता है, बट जो रूल कहता है ना, वो एक फिक्स अमाउंट होता है कि उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पे स्पेंड नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसी की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, वेब पोर्टल इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम।
अगर इसकी बात करें तो पूछा जा रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है द प्रोविजंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। इसी में बताया जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होती है, सबमिट करनी होती है टू द इलेक्शन कमिश्नर, एंड उसमें बताना होता है कि उनके द्वारा उनके पास कितना अमाउंट फंडिंग है, कितनी फंडिंग कहाँ से आई, कितनी फंडिंग कहाँ पे यूज़ की गई, एंड एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा फंडिंग यहाँ पर वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, ये प्रोमोटर है इंडसइंड बैंक लिमिटेड का, एंड इन्होंने रिसेंटली रेज किया है $1.5 बिलियन टू इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग इन द लेंडर टू 26% फ्रॉम द करंट 15% एंड फंड रिलायंस कैपिटल एक्विजिशन। राइट, तो इन्होंने अपना 15% से बढ़ा के 26% करने की बात की गई और इसके लिए $1.5 बिलियन इनके द्वारा रेज करे गए। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक इनॉग्रेट किया गया किस स्टेट में? तो याद रखेंगे, फर्स्ट स्किन बैंक किसका? नॉर्थ इंडिया का। राइट, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। राइट, एंड ये सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर ये लॉन्च किया गया। अब क्या होता है कि जो स्किन होती है ना, वो किसी भी व्यक्ति की, जो मतलब ही हैज़ डेथ, राइट, कोई भी डेथ हो गई है किसी व्यक्ति की, उसके 6 घंटे के अंदर अगर हम स्किन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये स्किन हम किसी दूसरे विक्टिम को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कोई दूसरा विक्टिम इसको यूज़ कर सकता है। राइट, जो डोनर होना चाहिए फॉर द स्किन, वो मिनिमम एज होनी चाहिए उसका 18 ईयर्स ऑफ एज। राइट, एंड कंसेंट के बाद ही आप यहाँ पर स्किन को आगे डोनेट कर सकते हैं। फिर याद रखेंगे, ये जो बैंक है ये नॉर्थ इंडिया का तो पहला स्किन बैंक है, लेकिन इंडिया का ये 16 स्किन बैंक रहेगा। एंड ऐसे ही आप देखेंगे तो ये फैसिलिटी आपके महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में ऑलरेडी अवेलेबल है। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप 20 शिखर समिट जो कि जुलाई 2023 में हुई। ये जो स्टार्टअप समिट है ना, स्टार्टअप 20 शिखर समिट, सबसे पहले तो याद रखेंगे, जैसे ही 20 आ गया ना तो याद रखेंगे ये G20 के अंडर हुई थी। राइट, इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर ये आपकी समिट हुई 3-4 जुलाई को ही, और गुरुग्राम हरियाणा में ये आपकी समिट हुई है। राइट, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि इस प्रेसिडेंसी जो ये 2 दिन की समिट थी, मेन एम क्या था? यहाँ पर इनोवेशन, कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा देना। एंड जैसे स्टार्टअप की बात की गई तो हमने देखा था कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं स्लो होता जा रहा है। जहाँ पर हमने 24 यूनिकॉर्न देखे थे 2022 में, वहीं पर हमने सिर्फ 3 से 4 यूनिकॉर्न देखे इस बार 2023 में। ये रिसेशन कह सकते हैं, वॉर हो रही है इसका इम्पैक्ट कह सकते हैं, डीडॉलराइजेशन का इम्पैक्ट कह सकते हैं, काफ़ी सारी जियोपॉलिटिक्स चल रही है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया था। राइट, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये आपकी समिट की गई, एंड जो भी G20 के नेशन मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा बैठकर यहाँ पर स्टेप्स लिए गए कि कैसे हम आने वाले टाइम में जो हमारे स्टार्टअप्स हैं हम उसको और बढ़ा सकें। राइट, फिर यहीं पर जो टॉर्च थी G20 की वो हैंड ओवर की गई ब्राज़ील को, क्योंकि ब्राज़ील के पास प्रेसिडेंसी रहेगी 2024 की, तो ऑप्शन बी भी ठीक आ जाता है। राइट, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज करेंगे? ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी, जो कि चेयर थे ऑफ स्टार्टअप 20 के, एंड इन्होंने हैंड ओवर करी टॉर्च टू इंडोनेशिया, नहीं टू ब्राज़ील। राइट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन वैसे तो गलत है लेकिन ठीक कर सकते हैं आप इसको ब्राज़ील रख के। एंड G20 कंट्रीज हैज़ अडॉप्टेड द फर्स्ट स्टार्टअप 20 कॉम्निक 2023 बाय अग्रीइंग ऑन द क्रिएशन एंड अडॉप्शन ऑफ अ डेफिशिएंट फ्रेमवर्क फॉर स्टार्टअप। राइट, चलिए किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया इंडिया के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न नोरा 50। ये एक मास्ट है सबमरीन के ऊपर जो एंटीना टाइप सा लगा होता है ना, ये रहेगा आपका वो। राइट, ये कम्युनिकेशन में बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, रेडियो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा। ओवरऑल हम कहें तो जो इंडियन नेवी का कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, उनको बेटर करने के लिए ये इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कॉम्बाइंड रेडियो एंटीना को लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ यहाँ पर ये, या फिर किस कंट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया इंडिया के साथ?
तो वो रहेगा जापान। ठीक है, फिर इसी के साथ टैकन, TACAN, ये क्या है? ये एक वाइटल नेविगेशन टूल है मिलिट्री एविगेशन के लिए, जो कि एयरक्राफ्ट प्लेसमेंट में उनको प्रॉपरली लैंड कराने के लिए यहाँ पर फैसिलिटी लॉन्च की गई। नेक्स्ट, which among the following organization along with WHO has recently launched one health priority research agenda for antimicrobial resistance? AMR, ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब से आपने देखा होगा कोविड-19 का एग्जांपल लेके चले हम, तो नए नए वेरिएंट्स आ रहे थे इसके हर दूसरे हफ्ते। तो इससे क्या हो रहा था कि जो पुरानी वैक्सीन होती थी वो नए वेरिएंट पे काम ही नहीं करती थी। रीज़न बीइंग कि जो वो वायरस था वो इवॉल्व हो गया था। तो ऐसे ही ये समझिए कि मान लो आपको बुखार हो गया, राइट, और हमने आपको उसके लिए मेडिसिन दी, कुछ साल तक तो वही मेडिसिन काम करती रहेगी, लेकिन कुछ साल बाद क्या होगा कि वो मेडिसिन आपके बुखार पे काम करना बंद कर देंगी। रीज़न बीइंग कि जिस रीज़न की वजह से आपको फीवर हो रहा था, बुखार हो रहा था, वो मान लो बैक्टीरिया था कोई या कोई वायरस था, तो वो वायरस अब इवॉल्व हो चुका है एंड जो वैक्सीन हम या मेडिसिन जो हम पहले यूज़ करते थे, अब वो दवाई उस वायरस पे काम नहीं कर रही हैं। तो हमें कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहना पड़ेगा ताकि हम जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, वो अगर चेंज होते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, तो हमें अपनी वैक्सीन्स को, अपनी दवाइयों को भी विद टाइम अपडेट करना पड़ेगा, राइट। और यही डाटा भी यहाँ पर रिलीज किया गया, हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और ये डाटा रिलीज किया गया किसके द्वारा? विद ऑल दीज 3 ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का पार्ट है, एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, नायरोबी, कीनिया में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, डैश बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू ऑफिशियली रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, MSSC। ये लॉन्च करने वाला वो पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो वो है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, राइट। ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है ना, ये पहली बार किसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिसेज इसको लॉन्च कराते थे, राइट। एंड ये किसके द्वारा? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजनीश कर्नाटक के द्वारा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया है। इसके अंडर क्या है? वीमेंस को, गर्ल्स को एम्पावर करने की बात की गई एंड उनको जो फाइनेंशियल सेविंग्स है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, जैसे पैसा सेव करना आगे काम आ जाएगा, उसको कैसे हम सेव करके रखें ताकि हमारे फ्यूचर में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए अवेलेबल हो, तो ये स्कीम बताई गई। और यहाँ पर जो आपका स्कीम है ना, ये 1 टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम रहेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैक है एंड ये 2 साल के लिए अवेलेबल रहेगा। अब 2 साल बाद 2023 से 2025 के लिए ये अवेलेबल रहेगी इसकी, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये पहला बैंक बना था जिन्होंने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI प्रोविजनल डाटा इन जुलाई, इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट इन मई 2023 इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट? इंक्रीज बाय 7.7% टू $27.06 बिलियन, राइट। तो अगर हम देखें कि जो इंडिया का RBI का डाटा रिलीज किया गया और यहाँ पे जो इंडिया हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, जैसे हम जानते हैं TCS क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, राइट। और जो बाहर के देश हैं वो जनरली इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रेफर करते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि इंडिया में जो लेबर है वो बहुत चीप है, सस्ते में वही सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाता है, लोग हायर हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई बाहर के देश को हमें हायर करना पड़ेगा तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसके लिए, राइट। और इंडिया में ऑलमोस्ट 1/3 पैसे में काम हो जाता है, तो करेक्ट। इसलिए इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है इंक्रीज बाय 7.7% टू $27.06 बिलियन, करेक्ट। ये तो एक्सपोर्ट का था। अगर मैं सर्विसेज इंपोर्ट की बात करूं तो इट रोज बाय 2% जो कि $15.5 बिलियन को टच करता है, करेक्ट। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली एक्रेडिटेड विद द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 स्टेटस। AEO T3 स्टेटस से अभी रिसेंटली किस कंपनी को सम्मानित किया गया? वो है गेल इंडिया, राइट। तो गेल इंडिया को इसका जो ये AEO T3 स्टेटस रहेगा ना इस सर्टिफिकेट का, इससे काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी जो
एक्सपोर्ट करते हैं ये गुड्स को, राइट, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं इनके कंटेनर्स को वहाँ पर चेक नहीं किया जाएगा। एंड ये एक स्टैंप होता है क्वालिटी चेक का, या फिर एक स्टैंप होता है सिक्योरिटी का कि जो भी ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो अप टू द मार्क है, विद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, एंड यहाँ पे कोई गलत चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करी जा रही, या फिर यहाँ पे कोई बिजनेस में हेर फेर नहीं है, राइट। तो एक सिंबल रहता है, ये एक स्टेटस सिंबल रहता है। जैसे हम नहीं कहते कि फॉर एग्जांपल आपको कोई गोल्ड मेडल मिल गया तो भाई टॉप का प्लेयर है, ही इज़ द बेस्ट इन द पूरे इवेंट में, जो प्लेयर था वो बेस्ट था। ऐसे ही AEO-T3 स्टेटस है, ये सिग्निफाई करता है विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ फैसिलिटेशन, और ये इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है, करेक्ट। और ये जो AEO प्रोग्राम है ये रन किया जाता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क के द्वारा, राइट। एंड ये बेसिकली एम रहता है कि जो सप्लाई चेन है ना उसको बढ़ाया जा सके, उसमें सिक्योरिटी हो सके, एंड जो जेन्युइन गुड्स है ना उन्हीं का फ्लो हो सके, ना कोई ड्रग्स वगैरह या फिर कोई गलत चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की जा सके, करेक्ट। तो ये गेल इंडिया लिमिटेड को AEO-T3 स्टेटस से संपादित करा गया। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the new chairman of BCCI Senior Men Selection Committee, वो रहेंगे अजीत अगरकर, राइट। अजीत अगरकर को सीनियरिटी बेसिस पे, क्योंकि इनका जो सीनियरिटी बेसिस में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस इनके द्वारा खेले गए, जो भी लिस्ट में नाम थे लोगों के, तो उनमें से अजीत अगरकर को अभी सेलेक्ट किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ BCCI इन इंडिया। BCCI के सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरपर्सन बने हैं वो हैं अजीत अगरकर, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा सकता है कि जो अजीत अगरकर है ना ये क्या बने हैं, तो ये बने हैं चेयरमैन सीनियर्स मैन सिलेक्शन कमेटी के। ये रिप्लेस किनको करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे चेतन शर्मा को, राइट, ये रिप्लेस करेंगे चेतन शर्मा को। मूविंग ऑन, IDFC लिमिटेड, इनको मर्ज किया गया IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, और यहाँ पे जो शेयर एक्सचेंज होगा इन द रेशियो ऑफ 155:100, मतलब अगर आपके 100 शेयर्स थे, आप शेयर होल्डर थे विद 100 शेयर ऑफ, तो अब आपको 155 शेयर मिल जाएंगे, राइट, याद रखेंगे, करेक्ट। और इसी के साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक प्रपोज टू कंप्लीट द मर्जर बाय द एंड ऑफ 2023, एंड विद दिस मर्जर IDFC लिमिटेड शेयर होल्डर्स विल बिकम द डायरेक्ट शेयर होल्डर्स ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन 2। मूविंग ऑन, CCI इन्होंने अप्रूव किया इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ मेरिनेक्स लक्स SA बाय डैश कंपनी। तो कंसेंट्रिक कॉर्पोरेशन, ये USA की कंपनी है, इनके द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट एक्विजिशन, इनडायरेक्ट एक्विजिशन की बात की गई ऑफ मरीन लक्स SA, राइट। यहाँ पे 22% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने की बात की गई है। एंड ये जो कंसेंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है ये USA बेस्ड पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। मूविंग ऑन, विच कंपनी अलॉन्ग विद ऑप्टिमस लॉजिक्स हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड इंडिया का पहला नेविक बेस्ड PNT। ये PNT क्या है, पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग डिवाइस, ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, एंड ये पहला लॉट है PNT डिवाइस का जो कि मैन्युफैक्चर करा जाएगा किसके द्वारा, एलिना जियो सिस्टम्स के द्वारा। लेकिन इसमें याद रखना, ये जो एलिना जियो सिस्टम्स है ना ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्होंने किसके साथ टाइप किया था, ऑप्टिमस लॉजिक्स के साथ टाइप किया, और ये दो कंपनी मिलके, ये दो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, ये दो मिलके इंडिया का पहला नेविक बेस्ड PNT डिवाइस को डेवलप कर रही हैं, जो कि एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस रहेगा। ये जो PNT डिवाइस है ना, इससे आपकी जो लोकेशन होगी ना वो और इजीली एंड मोर एक्यूरेटली प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अगर हम कहीं हाई ऑल्टीट्यूड पे चला जाते हैं, किसी रिमोट एरियाज में चले जाते हैं हम, तो वहाँ पे भी आपको बेटर लोकेशन प्रोवाइड कराने की, करेक्ट लोकेशन प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। ये जो PNG डिवाइस है ये 5G मोबाइल कनेक्टिविटी से, इसमें 5G कनेक्टिविटी रहती है, एंड इसमें एक नेविक चिप भी रहती है जो कि आपका अडेप्टर है एंड इट्स रिसीवर, ताकि कम्युनिकेशन में इजी हो सके विद द नेविक सैटेलाइट, राइट। तो इंडिया का पहला ऑप्टिमस लॉजिक के साथ मिलकर डेवलप करने वाला पहला नेविक बेस्ड PNT डिवाइस किसके द्वारा डेवलप किया गया, पहला लॉट एलिना जियो सिस्टम्स के द्वारा, इन्होंने ऑप्टिमस लॉजिक्स के साथ टाई अप किया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है उस IIT का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला 100% DME फ्यूल ट्रैक्टर फॉर सस्टेनेबल ऑन एंड ऑफ रोड यूसेज, वो है IIT कानपुर, राइट। तो IIT कानपुर ने अभी रिसेंटली पहला 100% मिथाइल डाईमिथाइल ईथर
बेस्ड आपका एक ट्रैक्टर डेवलप करा है जो कि 100% डाई मिथाइल ईथर पे रन करेगा। ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है, राइट। एंड इस ब्रेक थ्रू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन जाती है, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो डीजल ट्रैक्टर्स है ना हम उनको रिप्लेस कर दें। इससे क्या होता है, इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और जो डाईमिथाइल ईथर होगा इससे जो हमारा पॉल्यूशन होगा वो ना के बराबर क्रिएट होगा, करेक्ट। तो इसलिए हम शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्स टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड आईआईटी के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। मूविंग ऑन, इंडियन फुटबॉल टीम डिफीटेड कुवैत, राइट। इंडिया की फुटबॉल टीम, जिनको हम ब्लू टाइगर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने कुवैत को फाइनल्स में हरा दिया ऑफ द SAFF बंगाबंधु चैंपियनशिप फॉर द 9th टाइम, राइट। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। 14th इवेंट है ये आपका, 14th एडिशन है SAFF चैंपियनशिप का। एंड फॉर द 9th टाइम इंडिया ने इस इवेंट को जीत लिया है। ये इवेंट 21 जून से 4 जुलाई के बीच में हुआ था। एंड याद रखेंगे 9वीं बार इंडिया ने यहाँ पर इस SAFF चैंपियनशिप, SAFF बंगाबंधु चैंपियनशिप को जीत लिया फॉर द 9th टाइम। और इस बार किसको हराया इन्होंने फाइनल्स में, कुवैत को फाइनल्स में हरा के इसको जीत लिया है। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय क्रिफ हाई मार्क, which state has overtaken Tamil Nadu to become the state with the highest micro lending borrowings in India। माइक्रो लैंडिंग बोरिंग्स क्या होती है आजकल, जैसे पे नाउ बाय नाउ पे लेटर फीचर चल रहा है, राइट। आप देखेंगे कि इजीली क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हो जाते हैं इवन टू द स्टूडेंट्स आजकल, राइट। तो ये क्या है, जो माइक्रो फाइनेंस है ना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, आप यूएस में देखेंगे ना तो बहुत सारे यंगस्टर्स आप ऐसे देखेंगे जो कि ग्रोसरीज भी अपना बाय नाउ पे लेटर फीचर से खरीदते हैं, राइट। क्रेडिट बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है। एंड अभी रिसेंटली, इसलिए याद रखेंगे, बिहार हैज़ ओवरटेकन तमिलनाडु टू बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग्स इन इंडिया। तो तमिलनाडु को किसने रिप्लेस कर दिया है, बिहार ने रिप्लेस कर दिया है। ये डाटा क्रिफ हाई मार्क के द्वारा रिलीज किया गया था। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिला कि बिहार में 13.5% का इंक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर फॉर दिस माइक्रो फाइनेंसिंग। अगर यहीं पे बिहार का डाटा देखें तो 48,900 करोड़ रुपीस की इन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग की। वहीं पे अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो 46,300 करोड़ रुपीस की यहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट, एम्स डैश इंट्रोड्यूस सेंड्स। सेंड्स ये क्या है, ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन रहेगी। जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लो एम्स हॉस्पिटल की हम बात करें तो वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन इजीली हो सके विदाउट एनी हैसल, वो एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके। एंड जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट का प्रोसेस है, जो वर्क कल्चर है, उसको स्ट्रीमलाइन कर सके। इसीलिए एक एप्लीकेशन, मैसेजिंग एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की गई थी जिसका नाम है सेंड्स। पूछा जा रहा है कि ये किस एम्स के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो एम्स दिल्ली के द्वारा ही ये आपकी सेंड्स नाम की मोबाइल ऐप मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च करी गई, ताकि जो स्टाफ मेंबर हैं वो एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके एंड जो हेल्थ केयर वर्क है उसको ईजी बनाया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का, जो कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव करा गया। तो याद रखना ये जो बिल है ये कैबिनेट में रखा जाएगा इन द अपकमिंग मॉनसून सेशन, जो कि 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में रहेगा। इस बिल के अंदर बताया गया कि जो डाटा कलेक्शन होना चाहिए वो कंसेंट बेस्ड होना चाहिए, राइट। अगर कोई भी डाटा थेफ्ट होता है, कोई भी चोरी होती है, उसके ऊपर एक हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी ऑफ अप टू 250 करोड़ रुपीज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ द पर्सनल डाटा। फिर इसी के साथ साथ ये जो ब्रीच है अगर ज़्यादा हो जाती है, कैबिनेट के इंटरेस्ट के साथ ये अप्लाई नहीं करती है, फिर ये एक्सटेंड कर दी जाएगी 250 करोड़ से 500 करोड़ रुपए फॉर दैट कंपनी। एंड इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, आप डाटा शेयर कर सकते हैं, राइट। आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी परमिशन के बाद डाटा आपको कलेक्ट करना है। एंड वंस आपका काम हो जाए तो फिर आपको वो डाटा को डिलीट भी कर देना है, करेक्ट। तो ये था आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का। अगर इसमें से देखें हमें इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन ए, द बिल रिक्वायर्स डाटा फिड्यूशरीज टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कीप डाटा सिक्योर एंड डिलीट डाटा वंस देयर पर्पस हैज बीन मेट। तो यस, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बताना है।
then the bill empowers the data protection board to levy a penalty of up to 450 crore नहीं, can levy a penalty of up to 250 crore rupees to prevent a personal data breach. तो ऑप्शन बी हमारा ठीक आ जाता है क्योंकि ये गलत है. फिर फेलियर टू नोटिफाई द बोर्ड एंड अफेक्टेड डाटा प्रिंसिपल्स इन द इवेंट ऑफ पर्सनल डाटा ब्रीच विल बी पेनलाइज्ड अप टू 200 करोड़ रुपीस. बिल्कुल ये भी आपका ठीक है कि अगर डाटा ब्रीच होता है और फिर भी आपने जो रिस्पेक्टेड बोर्ड है आपका जो आपके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा है उसको नहीं बताते हैं तो आप पे 200 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्कीम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस लॉन्च की गई इन द स्टेट विद एन आउटले ऑफ हाउ मच करोड़. सो ये अभी लॉन्च की गई है विद एन आउटले ऑफ 5000 करोड़ रुपीस. याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है ये स्कीम फॉर द एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट विद एन आउटले ऑफ 500 करोड़ रुपए. एनडीआरएफ के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के साथ मिलके, ताकि जो फायर सर्विसेज हैं अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया उनको स्ट्रेंथन किया जा सके. ये 5000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा. इसमें से 500 करोड़ रुपए आपके स्टेट्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर देयर लीगल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड रिफॉर्म्स, राइट. और हर स्टेट में यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई ताकि अगर कहीं पे भी आपकी आग लगती है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रह सकें, राइट. यहीं पर जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स. मूविंग ऑन, नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद डीजीसीए टू एनहेंस द कॉर्पोरेशन इन द एरियाज ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड इनोवेट देयर एयर मोबिलिटी. हम देख रहे हैं आजकल जो ड्रोन का यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. आप चाहे वो डिफेंस सेक्टर में देख लो, चाहे वो डिलीवरी के सेक्टर में देख लो, चाहे वो आप अब एग्रीकल्चर के सेक्टर में देख लो. एग्रीकल्चर में फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा. डिलीवरीज के लिए आप देखेंगे घर में पहले अब इंडिविजुअल कोई आपका व्यक्ति आता था जो डिलीवरी पर्सन होता था, लेकिन आप देखेंगे फ्यूचर में ड्रोन्स के सारे भी आपकी डिलीवरी कर दी जाएगी. इवन तुम अभी लास्ट वीक ही एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे आप जेट पैक पहन के रेस लग रही है. आप बाहर की कंट्री में देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था वो भी. एक जेट पैक रेस करके आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और आपको दिखेगा लोग जेट पैक्स पहन के हवा में उड़ रहे हैं और 4-5 लोग वहां पर फिर रेस लगा रहे हैं. और ये प्रॉपर इवेंट हो रहा है जैसे आपका कोई बॉक्सिंग इवेंट है या फिर कोई आपका शूटिंग इवेंट या फिर रेसिंग इवेंट चल रहा है. सिमिलर टू दैट आपके जेट पैक पहन के रेसिंग का इवेंट हो रहा है एंड इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वीडियो टू वॉच. तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों की मदद से हम कह सकते हैं जो फ्यूचर होने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इसीलिए अभी रिसेंटली डीजीसीए के साथ मिलके जो हमारे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं एंड एयर मोबिलिटी है उनके लिए अभी एक एमओयू साइन किया गया ताकि प्रॉपर एक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लाया जा सके. क्योंकि हम देखेंगे फ्यूचर में क्या होने वाला, आपका ड्रोन्स हो जाएंगे, राइट. फिर हमने जेट पैक्स देखे, करेक्ट. फिर यूएवीज हो गए जो आपके ड्रोन्स ही होते हैं. फिर आप फ्लाइंग कार्स भी देखेंगे फ्यूचर में, क्योंकि फ्लाइंग कार्स भी अब एक कंसेप्ट है जो कि आप 5 से 10 साल के अंदर आप देख सकते हैं ईजिली हमारा आ जाएगा, राइट. फिर प्लेन्स तो हैं ही हैं हमारे, करेक्ट. तो हमें एक प्रॉपर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए ताकि हम आगे अगर हम जैसे हवा में फिर फ्लाइंग करेंगे, कार्स को हवा में चलाएंगे तो प्रॉपरली हमें गाइडलाइंस रूल्स चाहिए कि कैसे हमें यहाँ से मैन्यूवर करना है, कैसे हमें चीज़ों का क्या क्या रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक एमओयू साइन किया डीजीसीए के साथ मिलकर टू एनहेंस कॉर्पोरेशन इन द एरियाज ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड इनोवेट एयर मोबिलिटी. तो कौन सा रहेगा, वो है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी. नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंसेज हैव रिसेंटली कैंसल्ड बाय द आरबीआई. तो किस कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को अभी कैंसिल कर दिया गया है, वो है मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड सुश्रुति सोहरादा शाकारा बैंक नियमिता. तो इन दोनों के अभी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है. रीज़न क्या था कि ये जो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक है ना, इनका जो बिजनेस मेकिंग जो रूल्स थे, जो फ्रेमवर्क था वो सही नहीं था एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका जो बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा कम था एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बाकी बैंक्स. एंड इसमें लिक्विडेशन होने की बात हुई अब, क्योंकि अब ये लिक्विडेट हो जाएंगे, इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है. तो जो भी यहाँ पर डिपॉजिटर थे इन दोनों बैंकों के, उनको 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे
वापस पैसा मिल जाएगा। अगर किसी के बैंक अकाउंट में मान लो 4 लाख रुपए तो उनको 4 लाख मिलेगा, लेकिन किसी के अकाउंट में अगर 6 लाख रुपए हैं तो उनको 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे, बिकॉज ये इंश्योरेंस का एक रूल होता है जो कि DICGC जो कि है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा रूल है कि अगर आपका कोई भी बैंक लिक्विडेट हो जाता है तो आपके बैंक में 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा वापस मिल जाएगा। मूविंग ऑन, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इन्होंने बताया कि जो इन्वेस्टिंग है सस्टेनेबल एनर्जी में फॉर ऑल रिलीज्ड इन जुलाई 2023। तो सस्टेनेबल एनर्जी की बात की गई, सस्टेनेबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की बात की गई, और इसके ऊपर हम डाटा देखते हैं। तो अभी डाटा बताता है, अगर हम देखें जो एफडीआई है ना एशियन डेवलपिंग कंट्रीज में, इट रिमेन्ड अनचेंज्ड एट $662 बिलियन। राइट, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है इंडिया एंड एशियन ने टॉप किया इन द रेसिपिडेंट्स विद द इंक्रीज ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली इन द इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑप्शन बी भी ठीक हो जाता है। तीसरा देखते हैं, ग्लोबल फ्लो ऑफ एफडीआई डिक्लाइंड बाय 10% टू $1.3 ट्रिलियन एंड चाइना टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 20 होस्ट इकोनॉमीज। बिल्कुल गलत। जो ग्लोबल एफडीआई था वो डिक्लाइन कर गया है, कितने परसेंट से? इट हैज़ बिन डिक्लाइंड बाय नॉट 10% बल्कि 12% से डिक्लाइन कर गया है। एंड चाइना ने टॉप नहीं किया, यहाँ पर यूएसए ने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ टॉप एफडीआई इनफ्लो। ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आ रहा है? सिंगापुर में। दुबई में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आ रहा है? इंडिया से सबसे ज़्यादा एफडीआई हमें देखने को मिल रहा है दुबई में। ठीक है, एंड याद रखना यूएसए इज द टॉप रेसिपिडेंट ऑफ द लिस्ट फॉर द सेम। एंड यहाँ पे सेकंड पे आ जाता है, सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिडेंट वर्ल्ड में कौन है? चाइना, जिसमें 5% का इंक्रीज देखने को मिला। एंड यूएस में सबसे ज़्यादा हमें एफडीआई इनफ्लो देखने को मिलता है। करेक्ट, टॉप पर। मूविंग ऑन, AIFF इन्होंने अनाउंस किया डैश एज द AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मनीषा कल्याण इनको नेम किया गया AIFF वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 22-23 फॉर द सेकेंड टाइम। तो याद रखेंगे ये हैं लेलिंजुला चंगाटे, ये AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 के बने हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मनीषा कल्याण इनको AIFF वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया 22-23 के लिए फॉर द सेकेंड टाइम। तो ऑप्शन 5 यहां पर ठीक रहेगा। मूविंग ऑन, उस डिपार्टमेंट का नाम बताओ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने रिसेंटली क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह को जीत लिया है। दिस इज द हाईएस्ट सिंगल बिड प्रोक्योरमेंट इन 2022-23 फिजिकल कैटेगरी। वो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, और इन्होंने क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह को जीत लिया इन हाईएस्ट सिंगल बिड प्रोक्योरमेंट इन 2022-23। राइट, ये इवेंट जेम पोर्टल के अंडर हुआ था, और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बाय सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती। एंड ये इवेंट जेम पोर्टल के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था, या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा ही कंडक्ट कराया था। और ये विक्रेता, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया? तो जेम के द्वारा कंडक्ट कराया गया। और यहाँ पर टॉप किसने किया या किन्होंने इसको जीत लिया इस इवेंट को? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया मो जंगल जामी योजना? ये माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम है। माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम है, बेसिकली ओडिशा के द्वारा लॉन्च की गई, और इसके अंदर बताया गया कि जो भी लोकल कम्युनिटीज़ है ना, जो कि फॉरेस्ट एरियाज में लोग रहते हैं, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उनका पूरा हक है फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के ऊपर। राइट, तो ये आपका माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम या फिर मो जंगल जामी योजना ये बताती है कि जो भी कम्युनिटी आपकी फॉरेस्ट एरिया में रहती है तो उनका ही हक है वहाँ के फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर। और ये ओडिशा का मो जंगल जामी योजना है। इन्हीं के द्वारा मो बस लॉन्च किया गया था, इन्हीं के द्वारा पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इन्हीं के द्वारा पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई थी, और यहीं पर आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम है जो कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं मानस। मानस क्या है? मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। आई रिपीट, इंडिया का पहला मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग
अक्रॉस स्टेट। मानस ये चैटबॉट है जो कि लॉन्च किया गया टू एनहेंस द मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर डिस्ट्रेस्ड पीपल। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था मानस को। एंड जो मेंटल हेल्थ है लोगों की, उसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट कराना एंड लोगों को उसके बारे में जो भी हेल्प की जा सकती है वो हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की गई। क्योंकि क्या है कि जो लोग मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे होते हैं ना, उनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है, राइट। और ये जो चैटबॉट है वो इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड कराएगा जिसको भी स्ट्रेस्ड होंगे, जो लोग जिनको मेंटल इशू है, कोई भी जो मेंटली इल हैं और वो किसी से बात करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, तो ईजिली उनको चैटबॉट के थ्रू ईजिली रिलीफ प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ऑल पंचायत्स टू बी यूपीआई एनेबल्ड फ्रॉम डैश 2023। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि सभी पंचायत 15 अगस्त 2023 से यूपीआई एनेबल्ड हो जाएंगी, वहाँ पर यूपीआई का यूज़ शुरू हो जाएगा। 98 आपकी पंचायत ऐसी रहेंगी पूरी इंडिया में जो कि यूपीआई को ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं या फिर अब वो यूज़ करना स्टार्ट कर देंगी। अब यूपीआई वो कहीं पे भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो जीपे हो, चाहे वो फ़ोनपे हो, चाहे वो पेटीएम हो, भीम यूपीआई, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, अमेजोन पे, भारत पे, कोई भी इंडस्ट्री में कहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो। लेकिन अब वो 98% पंचायत ऐसी होंगी जो यूपीआई यूज़ को स्टार्ट कर देंगी। अब आ जाते हैं कुछ पुराने रिवीजन करंट अफेयर्स पर। जैसे वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 जून को हम वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व करते हैं। चलिए इसके साथ साथ कुछ अलग से करंट अफेयर्स अगर डिस्कस करें तो भी नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर खोला गया है। कहाँ पर खोला गया? चेन्नई में। किसके द्वारा खोला गया? सरबंदा सोनोवाल जी के द्वारा खोला गया, करेक्ट। फिर अब बात करें इंडिया के पहली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की। पहली वाटर मेट्रो, फोकस करना वर्ड पर, कहाँ पर है? कोची में। लेकिन अगर मैं कह दूँ इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी आपकी कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल। और कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको सेटअप किया जा रहा है, करेक्ट। किस रिवर के अंडर होगी ये? हुगली रिवर के अंडर होगी, ठीक। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर ओपन किया गया या फिर इसका फाउंडेशन स्टोन अभी ले किया गया है, कहाँ पर होगा? ये तिरुवनंतपुरम केरला में होगा, ठीक। फिर अभी एडवांस हेल्थ केयर इंडिया 23 हुई, इसका कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन था, और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। फिर अभी पीएम मोदी के द्वारा केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को अभी फ्लैग ऑफ किया गया। ई श्रम पोर्टल हम ही देख ही चुके हैं, इनके न्यू फीचर भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किए गए थे। फिर G20 की टूरिज्म एक्सपो, G20 का टूरिज्म एक्सपो हुआ, अभी कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? टूरिज्म की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। फिर ऐसे ही अभी जीरो शेडो डे ऑब्जर्व किया गया। मतलब 2 सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पर अगर आप दिन में खड़े हो जाएं तो आपकी जो सन से जो शेडो बनेगी ना, वो शेडो नहीं बनेगी, वो दिखेगी नहीं शेडो, क्योंकि बिल्कुल सन आपके सर के ऊपर होगा। तो 2 सिटीज़ थी वो, एक तो थी बेंगलोर और दूसरी कौन सी थी आपकी? हैदराबाद। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स जो कि बनाना के द्वारा लॉन्च किए गए, किसके द्वारा? राष्ट्रीय लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग जो कि बनाना से बने हैं, ठीक। फिर मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, इसको दिल्ली हाट में ओपन किया गया, वहाँ पे लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। फिर पीएम मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की बात करी सिलवासा में। नेक्स्ट आ जाता है, याद रखना अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन कावेरी। ये था कि जो सूडान में इंडियंस हैं उनको वापस इंडिया लाने की यहाँ पे बात की गई, ठीक। ऐसे ही आया था ऑपरेशन गंगा, वो किस लिए था? कि जो यूक्रेन में इंडियंस हैं उनको वापस लाने की बात की गई थी, ठीक है, वापस लाया गया था। फिर मंगोलिया में इंडिया की तरफ से एक रिफाइनरी बन रही है, वो कब तक बन जाएगी? 2025 तक। और मंगोलिया रिफाइनरी के साथ साथ कोल सेक्टर में भी इंडिया के साथ ट्रेड करने की बात कर रहा है। फिर अभी इंडिया का एक डाटा रिलीज़ किया गया जिसमें बताया गया कि 2022 में इंडिया 4th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर था, ठीक है,
4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर था इन द वर्ल्ड 2022 में। कौन? इंडिया। फिर हम जानते हैं क्वाड नेशंस कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और आपका जापान। फिर अभी याद रखेंगे मई 2024 में ऑस्ट्रेलिया क्वाड की थर्ड इन पर्सन मीटिंग को होस्ट करेगा, ठीक। और क्वाड के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो क्या है? मालाबार। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। सेकेंड फेज ऑफ सारी फेस्टिवल विरासत कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। यूपी गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया यूए बेस्ड कंपनी के साथ फॉर 18,590 करोड़ रुपीस। और यूपी के लखनऊ में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी फरवरी मंथ में। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में। गवर्नमेंट ने फॉर्म किया कमिटी टू प्रोटेक्ट लद्दाख कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम। पीएम मोदी ने प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। पहला G20 मीटिंग कहाँ पर हुई? पुडुचेरी में जनवरी 31 को हुई। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, फसाई के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। 6th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट ऑर्डेंस फैक्ट्री डे, ये भी आपका 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दीपक बागला, इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम MD एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है BPCL, इन्होंने अपॉइंट किया G कृष्ण कुमार को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। BPCL, आई रिपीट, इन्होंने अपॉइंट किया G कृष्ण कुमार को एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन मयूरभंज लद्दाख, इनको लिस्ट किया गया एज द टाइम्स टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। आई रिपीट, इंडिया की मयूरभंज एंड लद्दाख को लिस्ट किया गया टाइम्स की टॉप 50 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020। फिर अरुंधति रॉय, इनको अवार्ड किया गया यूरोपियन एसे प्राइज 2023 से, जो कि 45th यूरोपियन एसे प्राइज था फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। दिया किसके द्वारा जाता है? ये चार्ल्स वेलियन फाउंडेशन के द्वारा, और इनकी आज़ादी नॉवल के लिए इनको सम्मानित किया गया था। देन आ जाता है चाइना ने अभी एक नया रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने 41 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। नेक्स्ट फुटवेयर इंडस्ट्री, ये कंप्लाई करेगी विद क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2023। जेटविंग एयरवेज, ये नॉर्थ ईस्ट की पहली एयरलाइन है जिनको अभी अप्रूवल मिला फॉर फ्लाइट ऑपरेशंस। नेक्स्ट ग्लोबल विंड डे 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। जिस स्टेट ने टॉप किया इन द ग्लोबल इन विंड प्रोडक्शन वो है राजस्थान। सेकेंड पोजीशन पे आ जाती है आपकी गुजरात, और तमिलनाडु इन थर्ड पोजीशन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हमने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन था। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने नोट भी करी होंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends,
If you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.